माता दी दोस्तों, मन की आवाज़ मोटिवेशनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है माँ का बच्चों के प्रति जोरदार सबक। आज घर का माहौल गहमागई भरा था। आज बेटा और बहू सामान इधर उधर करने में लगे हुए थे। सरला जी उन दोनों को एक कदम देख रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था आखिर माजरा क्या है। तुम दोनों क्या उठापटक कर रहे हो? आज तो सुबह आए थे वो लोग। कौन थे? तुम्हें घर दिखाया था? सरला जी हड़बड़ाते हुए अपने बेटे राजीव से पूछा। अम्मा, आप भूल गई क्या? मैंने आपको कल ही तो बताया था कि मुझे अब अमेरिका में नौकरी मिल गई है और साथ में विभा को भी बाद में नौकरी मिलने के चांसेस हैं। तो हम दोनों अपना सामान पैक कर रहे हैं अमेरिका जाने के लिए। और अभी सोनू भी छोटा है तो उसका भी वहाँ नर्सरी में एडमिशन मिल ही जाएगा, जहाँ हम सब लोग विदेश में ही चले जाएंगे। तो यहाँ घर का ख्याल कौन रखेगा? इसलिए हमने यह घर बेचने का फैसला किया है। और जो दो लोग सुबह के समय घर पर आए थे वे लोग घर देखकर फाइल फाइनल करने के लिए आए थे। सरला जी को एक बार में ही कुछ समझ में नहीं आया कि वह राजीव आखिर क्या कह रहा है। उन्होंने राजीव को दोबारा पूछने की कोशिश की, आखिर वह क्या कहना चाहता है। वह कुछ पूछती उसके पहले ही राजीव ने फिर अम्मा से कहा, अब हम आपको भी साथ में लेकर चलते, लेकिन अभी आपका पासपोर्ट और वीज़ा नहीं बना है ना, और वहाँ का रहन सहन, वहाँ की भाषा आपको समझ में अभी मुश्किल होगी। इसलिए पहले हम दोनों चले जाते हैं, वहाँ देख कर आएंगे, उसके बाद आपको लेकर भी अपने साथ लेकर चलेंगे। कुछ ही दिनों की बात है माँ, इतना आप संभाल लेना। सरला जी अपने बेटे राजीव की बातें सुनकर अचंभित रह गईं। उन्हें तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह अपने बेटे राजीव से पूछती हैं, लेकिन यह फैसला कब किया तुम लोगों ने? तुम लोगों ने एक बार भी इस बूढ़ी अम्मा से पूछना जरूरी भी नहीं समझा? और अगर यह घर बेच दोगे तब मैं कहाँ रहूँगी? राजीव की बात खत्म हुई तो सरला जी लड़खड़ाकर बोली। वह कुछ और कहना चाहती थी कि उसके पहले ही बहू विभा बोल उठी। अम्मा जी, हम आपको यहाँ कहाँ छोड़कर जा रहे हैं? यही तो समस्या है। विभा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली। हम आपको बता ही नहीं पाए कि हमें यह घर क्यों बेचना पड़ा। सरला जी की समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह दोनों अचानक क्या क्या रहे हैं और राजीव ने किसकी अनुमति से यह घर बेचने का फैसला लिया है। और घर बेचने से पहले उसने अपनी माँ को बताना भी उचित नहीं समझा। यही सब बातें सोच सोचकर सरला जी का दिल बैठा जा रहा था। उन्हें रोना आ रहा था और परिवार के होते हुए भी आज उन्हें एकदम अकेला सा लग रहा था। दरअसल उनके पति रमाकांत जी का स्वर्गवास हुआ 6 वर्ष हो चुके थे। उनकी 2 संतानें थी, बड़ी बेटी रागिनी और छोटा बेटा राजीव। क्योंकि उनके पति रमाकांत जी ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर यह 2 मंजिला मकान खड़ा किया था, यह सोचकर कि पूरा परिवार एक साथ रहेंगे और उनके दामाद का भी आना जाना लगा रहेगा। इसलिए घर जितना बड़ा और हवादार होगा उतना ही अच्छा है। पर बेचारे रमाकांत जी अपने खून पसीने से सींचे हुए इस घर का सुख भोग नहीं पाए थे। मृत्यु उनके बहुत जल्दी बुला कर ले गई थी। पति के देहांत होने के बाद उन्हें अपने बेटे राजीव का ही तो सहारा था और उसी के द्वारा चला जाना उनका मन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उन्होंने राजीव की बात मानकर ही तो यह घर उनके नाम किया था। यहाँ तक कि वसीयत का पक्का पेपर और रजिस्ट्री करवाने में उनके अलग से 8-9 लाख रुपया खर्च हो गए थे।
यह सब कानूनी बातें तो उन्हें बाद में उनकी बेटी रागिनी ने समझाई थी कि अगर उन्होंने राजीव को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट की होती, वह जब तक जीवित हैं तब भी अपनी वसीयत को बदल सकती हैं, या यूँ कहें तो वह कभी भी वसीयतनामा रद्द कर सकती हैं। लेकिन राजीव भी बहुत चालाक था। उसने प्रॉपर्टी के पक्के पेपर बनवाकर रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली थी, ताकि वह आगे जाकर इस घर को बेच सके। जब भोली भाली सरला जी इतना दांव पेच कहाँ जानती थी, और उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा, उनकी खुद की औलाद, उनके साथ धोखा कर सकता है। तब तो राजीव कितनी मन्नतें करके उनके मना रहा था कि अगर घर राजीव के नाम कर दिया जाए तो उसे अपने लोन में भी रियासत मिल जाएगी और साथ ही बहुत सारी चीज़ें लोन पर खरीद पाएगा। यहाँ तक कि पता नहीं राजीव ने उन्हें क्या क्या समझाया कि पर्सनल लोन है, यह लोन है, वह लोन है, आदि और भी बहुत कुछ। और अंत में उसने उदास होकर यह कहा कि अम्मा, लोन लेने के लिए घर मेरे नाम होना बहुत ज़रूरी है। तब तो कुछ भावुकता में और कुछ नासमझी में सरला जी ने घर राजीव के नाम कर दिया था। आखिर एक माँ का दिल था ना, जो अपने बच्चों को उदास नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब यहाँ बेटा ही छल लिया था तो क्या कहा जा सकता था। बस यही एक गलती हो गई थी उनसे। उनका और उनके पति रमाकांत जी के सपनों का घर, जो सरला जी के भरोसे करके अपने एकलौते बेटे राजीव के नाम कर दिया, उसी के हाथों आज दुखी हुई जा रही थी। और अब उन्हें बहुत पछतावा भी हो रहा था। उन्हें नहीं पता था कि राजीव अपनी अम्मा के पीठ पीछे इतनी बड़ी चाल चलने वाला है। इतना ही नहीं, अब उनका बेटा राजीव और उनकी बहू विभा चाह रही थी कि अब अम्मा अपनी इकलौती बेटी रागिनी के घर, यानी कि अपनी बेटी के ससुराल में जाकर रहें। आज सरला जी अपने आप को बड़ी ही लाचार और असहाय महसूस कर रही थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि आखिर वह अपने मन को, इस वेदना को, अपने दुख को सुनाए तो किसे सुनाए। 2 महीने पहले जब रागिनी यहाँ आई थी तो उसने 1-2 बार सरला जी को कहा भी था कि अम्मा, आपको अपना घर राजीव भैया और भाभी के नाम पर नहीं करना था, क्योंकि मुझे इन दोनों की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। दरअसल रागिनी अपने भैया और भाभी के इरादे को पहले ही भाप गई थी, पर बेटे के प्रेम में अंधी सरला देवी जी को अपने बेटे की कोई गलती नज़र नहीं आ रही थी। उन्होंने इसे एक भाई बहन का स्वाभाविक ईर्ष्या और स्वाभाविक झगड़ा ही समझा था। जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तब रागिनी ने उन्हें सीधे सीधे भी कह दिया, अम्मा ज़रा गौर कीजिए, मुझे भैया और भाभी की हरकतें बड़ी अजीब लग रही है। घर का कोई पेपर मुझे नहीं दिखा रहे हैं और भैया किसी से अमेरिका में नौकरी लगने की बात भी कर रहे थे। मैं जब गई तो दोनों भैया और भाभी चुप हो गए। क्या आपको पता है कि हमारे घर से कोई बाहर अमेरिका जाने वाला है? क्योंकि कुछ लोग अभी आए थे जो वीज़ा और एड्रेस कंफर्म कर रहे थे, तो मुझे शक हुआ कि कहीं भैया की नौकरी इंडिया से बाहर तो नहीं लग गई वहीं पर। उस वक्त सरला जी ने पता नहीं कैसे रागिनी की बात पर उतना ध्यान ही नहीं दिया था, और अब दूसरे ही महीने रागिनी की बात एकदम सही निकली थी। अब सरला जी बड़े असमंजस में थी। कुछ दिन इसी ऊहापोह में गुजर गए कि क्या करें क्या नहीं। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तब उन्होंने अपनी बेटी रागिनी को फ़ोन लगाया और सरला जी ने उसे सारी बातें धीमी आवाज़ में बताई। रागिनी ने अपनी माँ सरला जी का
सारा हाल सुनकर उन्हें बहुत कुछ समझाया और कहा, अम्मा तुम्हें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग करते हुए उनसे कहा। उससे ये सुनकर सरला जी की हिम्मत थोड़ी बढ़ी और उन्हें बहुत जल्दी अपनी बात राजीव से कहने का मौका भी मिल गया। अगले 2 दिन बाद ही राजीव ने उनसे कहा कि अम्मा, अब आपने क्या सोचा है? कुछ दिनों के बाद आपको रागिनी दीदी के घर जाकर रहना पड़ेगा। यह बात आपने रागिनी दीदी को बताया है कि नहीं? पहले तो वह अपने बेटे और बहू की बातें ध्यान से सुनी जा रही थी, और फिर ऐसा हुआ कि जिसकी उम्मीद राजी और विभा को कभी नहीं की। सरला जी कुछ देर सोचती रहीं, फिर उन्होंने राजीव और विभा से कहा, वह सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुमने अपनी अमेरिका जाने वाली बात मुझसे पहले क्यों नहीं बताई? और यह मेरा अधिकार है कि मैं तुम्हें और विभा को अपनी देखभाल करने के लिए कहूँ, क्योंकि सीनियर सिटीजन का एक अधिकार होता है। एक एक्ट, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन भी है, जिसके तहत यह भी है कि वृद्धावस्था में बुजुर्गों के बच्चे उनकी देखभाल करेंगे। नहीं तो मैं तुम्हें इस बात के लिए सावधान करना चाहूँगी कि एक तो तुमने मुझे भावुक करके दवा देकर अब यह घर अपने नाम कर लिया, और दूसरा मुझे ही मेरे घर से बेघर और बेसहारा छोड़कर जा रहे हो। इन दोनों ही बातों पर अगर मैंने वकील को बुलाया, मैंने कोर्ट कचहरी किया, तो तुम दोनों को सज़ा हो सकती है और तुम्हारी बदनामी होगी, वह अलग। इसलिए या तो तुम लोग मुझे अपने साथ लेकर चलो, या फिर कुछ भी करके यह घर फिर से मेरे नाम करो, या मैं वकील से मिलकर वसीयत रद्द करके फिर से घर अपने नाम करा सकती हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानती। सरला जी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास था। आज वह अपने सामने किसी को भी बोलने का मौका क्यों नहीं दे रही थी। राजीव चौंक गया। कदाचित उसने अपनी सीधी सादी अम्मा की इतनी शक्ति वाली आवाज़ बरसों से नहीं सुनी थी। अब विभा भी लड़खड़ाते हुए बोली, अम्मा जी, आप यह सब क्या कह रही हैं? हम आपको वहाँ सेटल होते ही लेकर जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हों। अब क्योंकि यह विभा ने उनसे कहा था, इसलिए सरला जी ने भी विभा की तरफ मुखातिब होकर कहा, नहीं बहू, तुम तो रहने ही दो। जब मेरा खुद का बेटा ही मुझे पराये जैसा व्यवहार करता है, तो मैं तुमसे क्या उम्मीद करूं? मुझे अब किसी बात का कोई भरोसा नहीं है कि कोई कब बदल जाए। इतना समझना मुश्किल है। एक बात बताओ, क्या तुम्हें भी अमेरिका में अभी नौकरी मिल गई है? नहीं माँ जी, मैं तो अभी राजीव के साथ वहाँ जा रही थी, ताकि राजीव को वहाँ खाने पीने और कपड़ों की समस्या ना हो। और फिर भी देश में चीज़ें भी तो बड़ी महंगी होती हैं। मैंने सोचा वहाँ रहूँगी और फिर वहाँ देखभाल कर नौकरी के लिए कोशिश भी कर लूँगी। ना जाने कैसे विभा के मुँह से सही बात निकल गई। बस उस बात को सरला जी ने पकड़ लिया। अब सरला जी ने दृढ़ शब्दों में कहा, तो फिर ठीक है, अभी राजीव को कहो कि वह अकेला जाएगा, और इस घर को अब अगर बेच दिया है तो कहीं किराए का घर लेगा, क्योंकि उसमें मैं, तुम और मेरा पोता सोनू रहेंगे। फिर जब राजीव वापस आएगा तब तक मेरा पासपोर्ट और वीज़ा बनवा देना। फिर हम तीनों राजीव के साथ चलेंगे, और अगर राजीव तुम्हें और मुझे नहीं ले जाएगा तो हम यहीं रहेंगे, और राजीव वहाँ नौकरी करेगा और प्रतिमा पैसे भेजता रहेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मैं इस बुढ़ापे में अपनी बेटी के ससुराल जाकर नहीं रह सकती।
और दूसरी बात है, इस घर में तुम लोगों ने रागिनी का कोई भी हिस्सा नहीं रहने दिया, तो उस हिसाब से मेरी देखभाल का पूरा जिम्मा तुम लोगों पर ही बनता है। अब उनका स्वर पहले से कुछ ज़्यादा सख्त था। उन्होंने एक एक बात पर गौर करते हुए जोर देते हुए कहा, राजीव और विभा, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। मैं यह शहर और अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर में मेरी आत्मा बसती है। मैं शादी के बाद भी इसी घर में और इसी शहर में रहती आई हूँ। यहाँ के लोग मुझे पहचानते हैं, मेरा सम्मान करते हैं। मैं यहाँ हर एक चीज़ से अपना जुड़ाव महसूस करती हूँ। इसलिए तुम लोग भी करो, कुछ भी करो, लेकिन मैं यह शहर छोड़कर नहीं जाऊंगी और यहाँ अकेली भी नहीं रहूंगी। राजीव और विभा एकदम चुप हो गए। दोनों की चाल उन पर ही उल्टी पड़ गई थी। उन्हें एकदम समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अम्मा अपनी जगह बिल्कुल सही थी, लिहाजा राजीव को अम्मा जी की बात माननी पड़ी। अब तो वह घर बिक चुका था और दोबारा खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि घर बेचकर ही तो पैसों का जुगाड़ करके उसने एक फ्लैट बुक किया था, जो उसने सबसे छुपाया था और जो अम्मा को नहीं बताया था। अब थक हार कर उसे उस फ्लैट के बारे में अम्मा को भी बताना पड़ा और फिर राजीव कुछ नहीं कर पाया। उसे अम्मा की बात माननी ही पड़ी। विभा और अम्मा और सोनू उस फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे, जो राजीव ने पहले ही खरीद लिया था बिना किसी को बताए, और राजीव अकेले ही अमेरिका चला गया। अब सरला जी बहुत खुश थी। यह सब उन्हें उनकी बेटी रागिनी ने ही समझाया था और आज रागिनी की समझाई हुई एक एक बात को उन्होंने याद रखा था और बेटा बहू से तर्क संगत बात भी की थी, जिस वजह से वे दोनों उन्हें बुढ़ापे में अकेले छोड़कर नहीं जा पाए। और एक तरह से उन्होंने राजीव और विभा को सबक भी सिखाया था कि माँ के साथ धोखा करना और ऐसा व्यवहार करना अब संभव नहीं होगा, क्योंकि अब उनकी माँ सिर्फ उनकी माँ नहीं है, एक जिम्मेदार सीनियर सिटीजन भी है, जिसे अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में पूरी जानकारी है। अब राजीव अच्छी तरह जानता था कि माँ को और मूर्ख नहीं बना सकता है। विभा भी अब सरला जी से बुरा व्यवहार नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक जागरूक वृद्धा महिला ने अपने हित में आवाज़ उठाई थी और कानून भी उनके साथ था। उसके साथ ही उनकी प्यारी बेटी रागिनी थी। जानबूझकर सरला जी ने रागिनी का नाम उजागर नहीं किया था। वह नहीं चाहती थी कि उनके बाद दोनों भाई बहन आपस में झगड़ें और एक दूसरे के प्रति मन में बैर भावना रखें। अगर इस प्रकरण में रागिनी का नाम आता तो राजीव और विभा रागिनी से दूरी बना लेते और उनके जाने के बाद उनकी बेटी का मायका खत्म हो जाता। इसलिए उन्होंने यह सब बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया और इस बारे में उन्होंने रागिनी से बात की और रागिनी ने ही उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जानकारी भी दी थी। प्रिय दोस्तों, जब तक हम अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहते हैं, तब तक लोग हमारा गलत फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए हर इंसान को अपने अधिकारों के बारे में पूरा जान तो होना ही चाहिए। कम से कम बुजुर्गों को तो हमेशा अपने हित में सोचना ही चाहिए, क्योंकि पैसा देखकर किसी की भी नीयत कभी भी बदल सकती है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जैसे राजीव और विभव सरला जी को मूर्ख बना रहे थे और रागिनी उनकी बेटी ने उन्हें जागरूक किया था, वैसे ही अगर आपके आसपास आपके घर में किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा कुछ भी होता है या फिर इस तरह से
अन्याय सह रहे हैं तो आप उनका ज़रूर साथ दीजिए और उनकी आवाज़ बनिए। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।